गुड मॉर्निंग। आज के इस दूसरे ट्यूटोरियल में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं वेरिएबल्स के बारे में। यह जो हमारा वेरिएबल है इसका क्या सिग्निफिकेंस है अभी हम लोग खैर डिस्कस करेंगे, लेकिन आज का अपना टॉपिक यही कि हमको वेरिएबल्स के बारे में डिस्कस करना है। ठीक है, वेरिएबल पे डिस्कस करने से पहले एक पॉइंट जो ट्यूटोरियल 1 में हम लोग देखे नहीं थे उसको जरा हम पहले कंप्लीट कर लेते हैं, फिर हम लोग उसके बारे में डिस्कस करेंगे। एक बात आप जान लीजिए कि ट्यूटोरियल 2 बहुत अच्छे ढंग से उन्हीं को समझ में आएगा जो ट्यूटोरियल 1 ढंग से समझे होंगे। देखिए, सी में एक रूल क्या है, रूल यह कहता है यह फ्री फॉर्म प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। फ्री फॉर्म का मतलब हो गया कि जैसे मान लीजिए इसके लिखने का कोई फॉर्मेट नहीं। इसी बात को जरा आज हम चाह रहे हैं कि सबसे पहले हम लोग डिस्कस करें। अब अगर मान लीजिए कि हमने इस सब को एक ही लाइन में लिख दिया, लिखना नहीं चाहिए यह एक अलग चीज है, लेकिन लिख नहीं सकते हैं यह एक अलग चीज है। लिखने पे कोई रोक नहीं है, मतलब साफ है कि इसका कोई फॉर्मेट नहीं है, कोई स्टैंडर्ड फॉर्मेट नहीं दिया हुआ है, हम अपने हिसाब से इसको लिख सकते हैं। लेकिन फिर से आपको हम बोल देंगे कि लिखना नहीं है, और आप एकदम तय जानिए कि इससे आपके आउटपुट पर भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि सिस्टम के लिए आपके लाइन का कोई मतलब नहीं होता, उसको मतलब होता है सेमी कॉलन से, उसको मतलब होता है इस कर्ली ब्रेसेस से। ठीक है ना, ऐसा नहीं है कि ना उनके लाइन पे वह काम करेगा। इसीलिए हम लोग बोलते भी हैं कि सी एक फ्री फॉर्म प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसके लिखने का कोई स्टैंडर्ड फॉर्मेट अभी तक नहीं बना है। हम अपने सहूलियत के हिसाब से चाहे तो लिख सकते हैं, लेकिन लिखना नहीं चाहिए, इसको हम बार बार बोल रहे हैं। ठीक है, अब आइए जो टॉपिक आज हम लोग शुरू करना चाहते हैं उसके लिए हम लोग एक प्रोग्राम पहले लिख लेते हैं ताकि यह पता चले क्या कि वेरिएबल क्या है और उसका सिग्निफिकेंस क्या होता है। चलिए, इसके बेसिक स्ट्रक्चर को हमने कॉपी कर लिया। आपको मालूम है, फाइल में जाएंगे, न्यू में जाएंगे, सोर्स फाइल करेंगे। अगर हम डेव C++ यूज कर रहे हैं तब, अगर नहीं कर रहे हैं तब तो फिर तो जिसका यूज करेंगे उसके बारे में जानकारी होना चाहिए हमको। इस सब को हम डिलीट कर रहे हैं क्योंकि उसकी कोई हमको ज़रूरत है नहीं। हमने अभी तुरंत कहा कि यद्यपि हम लिख सकते हैं लेकिन लिखना नहीं चाहिए। यह हमारा बेसिक स्ट्रक्चर है, आपको मालूम है। ठीक है, अब मान लीजिए कि हमारे पास एक टारगेट है। टारगेट क्या है कि हमको 2 नंबर लेकर के उसका सम प्रिंट करना। तो निश्चित रूप से कोई भी हमसे पूछेगा कि भाई नंबर 1 क्या है, नम 1 क्या है, या नंबर 1 कहिए क्या है। हमने कहा कि नम 1 आपका 32 है, तब वह फिर हमसे पूछेगा कि नम 2 क्या है। तो नम 2 मान लीजिए कि हमने कहा कि यह क्या है 45, तब वह सम करेगा, उसके ब्रेन में सम होगा और वह हमको आउटपुट क्या देगा 77। ठीक है, इसका मतलब हुआ कि ब्रेन में 2 मेमोरी स्पेस होना चाहिए था, जहां के नंबर को पहले सेव करेगा फिर वह उसको सम करेगा। अब अगर मान लीजिए कि कोई एक ऐसा आदमी हो जिसके ब्रेन में एक ही मेमोरी स्पेस हो, मतलब कि वह एट अ टाइम एक ही नंबर सेव अगर कर सकता हो, तब निश्चित रूप से उसके लिए यह जो हमारा टारगेट होगा यह फुलफिल नहीं कर पाएगा। नहीं करने के पीछे कारण क्या होगा? कारण यही होगा क्योंकि अगर वह नम 1 ले लेगा तो फिर नम 2 ले नहीं पाएगा, और अगर उसने नम 2 अगर ले लिया तो फिर नम 1 रिप्लेस हो जाएगा। इसका मतलब हुआ कि जितना हमको वैल्यू चाहिए उतना हमारे ब्रेन के सेगमेंट में स्टोरेज भी होना चाहिए। सेम यही बात कंप्यूटर में भी है। मान लीजिए कि नहीं, इसी प्रोग्राम को हमको लिखना है। अभी हम कुछ ऐसा लाइन लिख रहे हैं जो हो सकता है कि अभी थोड़ा सा अर्ली हो इसको समझने के लिए, लेकिन
हम लोग कोशिश करेंगे कि हम लोग इसको समझें। सबसे पहले हम लोग प्रोग्राम लिख लेते हैं, फिर हम लोग इसके ऊपर डिस्कस करेंगे, ठीक है। और यहाँ पे हमने लिख दिया सम इक्वल टू num1 प्लस num2, ठीक है। और एक छोटा सा हमने यहाँ पे लिखा है, इसके बाद फिर इसको हम लोग आगे बढ़ाएंगे और फिर हम लोग देखेंगे, ठीक है। चलिए पहले इसी को पहले हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि हम लोगों ने क्या लिखा है। हमने यहाँ पे लिखा इंट num1 num2 सम। जिस तरह से अभी हम आपको बोल रहे थे कि ब्रेन में हमारे पास 2 सेगमेंट होना चाहिए, सेम यही कॉन्सेप्ट यहाँ भी लागू होता है। अगर हमको 2 नंबर अगर लेना है तो मेमोरी में, मेमोरी का मतलब प्राइमरी मेमोरी होता है, जो हम अपने ट्यूटोरियल 1 में आपको समझा चुके हैं कि सेकेंडरी मेमोरी से हमारा कोई बहुत बड़ा वास्ता नहीं होता है। हमारा वास्ता ही होता है किससे? प्राइमरी मेमोरी से। तो प्राइमरी मेमोरी के अंदर 2 स्पेस हमको मिल गया। इन दोनों स्पेस में एक में हमने 90 और एक में हमने 100 स्टोर कर लिया। एक बात आप जान लीजिए कि हमारा जो ब्रेन है बहुत फास्ट काम करता है, इसीलिए बहुत सा काम हमको समझ में नहीं आता है कि ऐसा हुआ होगा, लेकिन तय जानिए कि ऐसा होता जरूर है। अब यह दोनों नंबर लिया, इसके बाद तब यह प्रोसेस करेगा। प्रोसेस में क्या लिखा? वो num1। जैसे आपने लिखा num1, तब यह फिर से कंप्यूटर के मेमोरी में जाएगा। कहाँ जाएगा? जहां पर कि num1 रखा हुआ है, वहां से यह 90 को फेच कर लेगा। फेच करके यहाँ पे पुट करेगा। उसी तरह से जब आप लिखिएगा num2, तब यह मेमोरी के स्पेस में जाएगा जहाँ num2 रखा हुआ है, और वहां से उसके वैल्यू को यानी 100 फेच हो जाएगा। दोनों को सिस्टम जोड़ेगा और जहां पे सम के लिए स्पेस है वहां जाकर के 190 प्रिंट कर देगा। अब सवाल यह है कि हमको इसको प्रिंट करना है। हम लोग उस दिन के क्लास में, जो अपना पिछला क्लास था, उसमें हम लोग देख रहे थे, इसको पहले जरा हम ठीक कर दें ताकि डाउट नहीं रहे कुछ। उस दिन हम लोग देख रहे थे सिर्फ प्रिंटफ के बारे में, ठीक है ना। लेकिन आज हम लोग देख रहे हैं कि मेमोरी स्पेस वाले वैल्यू को कैसे प्रिंट करेंगे। मेमोरी स्पेस वाले वैल्यू को जब हम प्रिंट करेंगे, तब हमको यहाँ पे एक फॉर्मेट स्ट्रिंग, जिसको कंट्रोल स्ट्रिंग भी बोलते हैं, उसका यूज करना पड़ता है। यह जो फॉर्मेट स्ट्रिंग है या कंट्रोल स्ट्रिंग है, यह फिक्स है। यह सी के ग्रामर के अंदर दिया हुआ है कि अगर कोई भी वेरिएबल यानी कोई भी मेमोरी स्पेस जिसको हमने इंट यानी कि अभी आप समझ लीजिए इंटीजर, यानी कि इंटीजर के लिए अगर हमने लिखा हुआ है, इंटीजर में भी अलग अलग टाइप है, तो इंटीजर का एक टाइप है इंट। अगर हम इंट के सहायता से उस मेमोरी स्पेस को के लिए रिक्वेस्ट किए हुए हैं, तब हमको फॉर्मेट स्ट्रिंग %d यूज करना पड़ेगा। यह फिक्स है। जैसे आपने लिखा %d, तब यह तुरंत करस्पॉन्ड कर जाएगा इस num1 को। इस num1 का मतलब होगा कि यह इसके वैल्यू को प्रिंट करेगा। या num1 num2 num और सम प्रिंट नहीं होगा, बल्कि इनका वैल्यू प्रिंट होगा। उसी तरह से यह जो सेकंड %d है, यह कहाँ जाएगा? तो num2 के पास, और वहां के वैल्यू को प्रिंट करेगा। यह जो हमारा %d है, यह सम को प्रिंट करेगा। क्लियर है? इसीलिए हमने आपसे कहा भी था कि जब मेमोरी स्पेस जब बनेगा, तब वह प्राइमरी मेमोरी में बनेगा, और वहां पे हम वैल्यू रखेंगे भी और वैल्यू को फेच भी करेंगे। क्योंकि अगर ब्रेन में सिर्फ यह हो कि प्रोसेस हुआ और आउटपुट नहीं आया, तब उसका कोई सिग्निफिकेंस हमारे लिए नहीं होगा। ठीक है, आइए फिर देखते हैं इसको रन करके क्या आउटपुट आ रहा है। लेकिन आपको मालूम है, इससे पहले हमको उसको सेव करना पड़ेगा, या डेव C++ का एक रेस्ट्रिक्शन है जो कि हमको फॉलो करना पड़ता है। ठीक है,
तो आइए जरा सा हम लोग देखते हैं कि इसको हम लोग सेव करेंगे। तो फिर सेव जब करेंगे हम लोग तो हमको एक नाम इसका देना पड़ेगा। इस सी में हम लोग मान लिया कि P5 कर दिया। चलिए अब आज से .c वाला छोड़ देते हैं, क्योंकि वैसा कोई काम हम लोग कर नहीं रहे हैं जिसमें कि .c लगाने की ज़रूरत है और बार बार एक ओवरहेड जॉब करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन इतना आप जान लीजिएगा कि अगर आपने सिर्फ P5 अगर लिखा है तब यह P5.c नहीं है, यह P5.cpp है, यानी कि यह फाइल C++ का है। ठीक है, इसको हमने सेव कर दिया। अब आइए जरा इसको हम लोग रन करके देखते हैं कि न साहब आखिर क्या यह रन करेगा। यहाँ पे एक पहले से बना हो, इसको हम हटा रहे हैं और अब हम इसको कंपाइल और रन कर रहे हैं। कंपाइल और रन का क्या मतलब है, इसको हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। देख लीजिए तीनों का वैल्यू यहाँ प्रिंट कर रहा है, यानी कि 90, 100 और 190 जो आपका टारगेट भी था। ठीक है, अब हम लोग बोल सकते हैं कि इस प्रोग्राम के अंदर हमने 3 वेरिएबल यूज किया था। तीनों वेरिएबल का अपना नाम था, num1, num2, sum। तीनों का एक डाटा टाइप भी था जो कि इंट था। डेटा टाइप का सिग्निफिकेंस क्या है, अभी जस्ट इसी टॉपिक में जब हम लोग आगे बढ़ेंगे तो हम लोग देखेंगे कि डेटा टाइप का अपना एक मतलब होता है, उसी मतलब के साथ हम उस मेमोरी स्पेस का यूज करते हैं। ठीक है, इसके बाद हमने तीनों में यहाँ पे दो में हमने वैल्यू डाल दिया, तीसरा में हमने प्रोसेस किया था और बाद में हमने इसको प्रिंट करा लिया था। हमने कहा कि इससे पहले जो हम लोग ट्यूटोरियल 1 में देखे थे उसमें सिर्फ मैसेज प्रिंट हो रहा था, इसीलिए वहाँ प्रिंटफ में एक ही सेक्शन था। यहाँ पे एक ही है, यहाँ से देखिए यहाँ पे एक ही है, लेकिन यहाँ पे आज हम लोगों ने 2 सेक्शन में काम किया है। पहला सेक्शन में हमने लिखा कंट्रोल स्ट्रिंग या फॉर्मेट स्ट्रिंग, और दूसरे में हमने उन मेमोरी स्पेस के बारे में जानकारी दिया जहां से कि हमको वैल्यू को फेच करना है। इसका मतलब हुआ कि अब हम लोग प्रिंटफ का 2 यूज समझ गए, एक सिर्फ मैसेज के लिए भी कर सकते हैं और दूसरा अगर हम चाहें तो किसी भी मेमोरी स्पेस में जहां वैल्यू रखा हुआ है उसको फेच करने के लिए भी हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसके पहले सेक्शन में डबल कोटेशन मार्क के अंदर हमको फॉर्मेट स्ट्रिंग देना पड़ेगा और सेकंड सेक्शन में यानी राइट हैंड साइड में हमको मेमोरी स्पेस का नाम देना पड़ेगा। ठीक है, और जिस सीक्वेंस में हम नाम देंगे या उसी सीक्वेंस में प्रिंट करेगा। ठीक है, अब आइए थोड़ा सा इसको हम लोग बढ़ाते हैं। बढ़ाने का मतलब है कि ना अब अगर चलिए एक नया प्रोग्राम बनाते हैं। इसी प्रोग्राम के हेल्प से एक नया प्रोग्राम लिखते हैं। अब अगर मान लीजिए कि इस प्रिंटफ के साथ हमने कुछ और बात भी जोड़ दिया, चलिए इसको भी यहां से चलिए 3 नहीं, इस बार हमने 2 ही लिया। स्लैशन के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं, तो फिर चलिए यहाँ पे हम स्लैशन भी लगा दे रहे हैं ताकि जो हमारा पहला आउटपुट आएगा उसके बाद लाइन चेंज होगा। यहाँ पे हमने क्या किया कि यहाँ पे हमने लिखा num2 और सम को हम गायब कर दिए। आप एक बात समझ लीजिए कि सिस्टम को इस बात से कोई मतलब ही नहीं है कि आखिर अगर हम यहाँ num1 डाल देते हैं कि हम क्या हम यहाँ पे लिखेंगे, इसको सिस्टम ठीक नहीं कर सकता। अब अगर मान लीजिए कि हमारा पहला %d कॉरस्पॉन्ड करेगा किसको, num1 को, यानी कि num2 को, यानी कि हमको num2 का वैल्यू प्रिंट होना चाहिए। दूसरा हमारा कर रहा है %d किसको, तो num1 को, यानी कि num1 का वैल्यू प्रिंट होना चाहिए। आइए फिर देखते हैं, फिर इसी में हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे इसको।
लेकिन उससे पहले इसको सेव करना पड़ेगा, आपको मालूम ही है। और अभी हम लोगों ने यह डिस्कस भी कर लिया है कि हम लोग इसको C++ के ही नाम से सेव करेंगे। तो आइए जरा सा यहाँ लिख लेते हैं P6 सिर्फ, तो P6.cpp होगा। अब यहाँ पे 2 लाइन का प्रिंट होगा। पहला वाला printf में 3 है, %d यह प्रिंट क्या करेगा, तो num1 num2 और सम। दूसरा वाला में num2 करेगा, फिर num1 करेगा। यह हमारे ऊपर है कि हम इसमें क्या करना चाहते हैं, ठीक है, और किस सीक्वेंस में करना चाहते हैं। तो आइए जाते हैं इसको हम लोग रन कर लें। रन जब आप करेंगे तो आप देख लीजिए इस बार क्या हुआ। तो इस बार आपका num2 का वैल्यू आया पहले, और यहाँ पे देखिए, और num1 का वैल्यू बाद में आया, क्योंकि आपने उसी सीक्वेंस में इसको लिखा था, ठीक है। अब अगर हम चाहें तो हम मैसेज भी यहाँ पे डाल सकते हैं। तो आइए फिर एक तीसरा प्रोग्राम जरा हम लोग लिख लेते हैं, ताकि कंप्लीट हम लोग समझ सकें कि यह जो printf है यह कैसे कैसे काम करेगा। अगर हम चाहें तो यहाँ के अंदर में हम मैसेज भी लिख सकते हैं। आइए फिर मैसेज लिखते हैं। मान लीजिए कि यहाँ पे लिखा हुआ %d, हमने कहा इज द वैल्यू ऑफ num2 एंड the value of num1 is। एक बात आप एकदम जान लीजिएगा कि आप यहाँ क्या मैसेज दिए हैं, इससे वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, फर्क पड़ेगा इस सीक्वेंस से। हमने यहाँ पहले लिख दिया %d इज द वैल्यू ऑफ num1, और बाद में लिखा एंड द वैल्यू ऑफ, चलिए इसको num2 कर देते हैं। बिल्कुल उटपटांग बात हमने लिख दिया है, ठीक है। अब करेगा क्या कि आपके इस मैसेज के चलते या नहीं होगा, यह जो हमारा %d है यह असल में काम करेगा इस num2 के साथ, जबकि आपका मैसेज कर रहा है num1, और यह जो हमारा num2 है यह इसके चलते प्रिंट में कोई फर्क नहीं आएगा, फर्क आएगा num1 के चलते, ठीक है। इसीलिए हमने आपसे कहा कि यह जो हमारा %d है यह बराबर कॉरस्पॉन्ड करेगा इसको, आपके लिखे गए किसी बात से उसका कोई लेना देना नहीं है। यहाँ पे हमने लाइन को चेंज कर दिया है, देखते हैं इसका क्या असर होता है, ठीक है। इससे पहले इसको हम लोग ज़्यादा सेव कर लेते हैं। सेव करने के बाद तब उसके ऊपर हम लोग आएंगे। चलिए इसका नाम हमने दिया P7.cpp, ठीक है। इसको हमने सेव कर दिया। अब हम इसको कंपाइल और रन करने की कोशिश करेंगे, देखते हैं कि यह क्या करता है। देखिए होता क्या है कि ना, हमने यहाँ पे जानबूझ के हमने एंटर प्रेस किया था यहाँ पे कि भाई एंटर प्रेस करेंगे तब क्या होगा। यहाँ देखिए यहाँ पे यह एरर देना शुरू कर दिया। इसको अगर हम लोग यहाँ से हटा लेते और इसको भी इसके साथ जोड़ लिए, अब अगर इसको कंपाइल और रन करेंगे तो आप देखिएगा यह काम करेगा, यह काम कर रहा है। देखिए 100 इज द वैल्यू ऑफ num1, देखिए जो आप लिखे थे वही यह प्रिंट कर रहा है, ठीक है। उस पर खैर हम लोग बाद में आएंगे। इसके बाद एंड द वैल्यू ऑफ num2 इज 90। इसका मतलब हुआ कि हमारे मैसेज देने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, फर्क पड़ता है कि हम इसको कॉरस्पॉन्ड कहाँ कर रहे हैं। पहला वाला जो हमारा %d है यह कॉरस्पॉन्ड करेगा num2 को, और दूसरा वाला जो हमारा %d है यह करेगा num1 को। अगर आपने गलत मैसेज दिया तो सिस्टम आपको मना नहीं करेगा, ठीक है। अब अगर मान लीजिए कि ना हमको लाइन यहाँ पे चेंज करना है,
दिखाई नहीं दे रहा है तो हमने डबल स्लैश का यूज किया। देखते हैं कि यह क्या करता है। ठीक है, कुछ कंपाइलर में यह काम करता है, कुछ में नहीं करता है, और कैसे हम लाइन को चेंज करेंगे उस पर भी हम लोग आएंगे। लेकिन पहले हम आपको दिखाना चाह रहे हैं कि ना अपने से अगर कोई आदमी लाइन को अगर चेंज करेगा तो फिर क्या होगा। देखिए यहाँ पे आ रहा है 100 इज द वैल्यू ऑफ num1 एंड द वैल्यू ऑफ num2 इज 90। यह जो स्पेस है यह कहाँ से आया, इसको अगर आप देखिएगा तो आप देख लीजिए, चूंकि यहाँ के बाद बहुत बड़ा स्पेस यहाँ पे दिया हुआ है, यही कारण है कि यह अपने से स्पेस ले रहा है। ठीक है, देख लीजिए इसका आउटपुट को। अगर हम इसके आउटपुट पे अगर जाएंगे, यहाँ पे है तो देखिए एंड द, उसका इतना स्पेस यह ले रहा है यहाँ से यहाँ तक। यह स्पेस असल में कोई जादू से नहीं आ रहा, यह स्पेस आ रहा है इसके चलते, जो स्पेस आपने यहाँ दिया हुआ था। ठीक है ना, चलिए खैर स्पेस पे बाद में आएंगे, लेकिन आज हम लोग एक बात समझ गए कि अगर हमको लाइन ब्रेक करके अगर लिखना है तो हमको 2 बार स्लैश देना होगा। क्लियर है, 2 बार स्लैश के बाद ही लाइन हम चेंज कर पाएंगे, नहीं तो फिर एरर देगा, कंपाइलर उसको नहीं समझ पाए। या तो आप सारा का सारा कहानी एक ही लाइन में लिखिए, या फिर आप 2 बार स्लैश यूज कीजिए। अगर आपको लाइन अगर ब्रेक करके लिखना है, तब यहाँ लाइन के ब्रेक का मतलब बैक स्लैश एन नहीं है, समझ गया ना। ये असल में से प्रोग्राम के लिए हम लोग बात कर रहे हैं। इससे पहले एरर आ रहा था, अगर आप देखिए, मान लिया कि नहीं, इसको हम हटा देंगे अगर, उसके बाद फिर से हम इसको कंपाइल कर रहे हैं, देखिए एरर देना शुरू कर दिया। इसलिए कि ना मैसेज, या तो आप फिर से इसको उठाइए यहाँ से और इसको ले जा करके यहाँ पे आप कर दीजिए, या फिर आप यहाँ पे 2 बार बैक स्लैश और बैक स्लैश दीजिए। लेकिन इसका असर सिर्फ प्रोग्राम पे पड़ेगा, आउटपुट पे नहीं पड़ेगा। देख लीजिए आउटपुट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आउटपुट तो ऐसे ही है, हाँ स्पेस का अलग है, क्योंकि स्पेस यहाँ पे ले रहा है, क्योंकि इसके बाद स्पेस था इसीलिए उसने उतना स्पेस ले लिया। ठीक है ना, बाय डिफॉल्ट होता क्या है कि नहीं, यहाँ पे कुछ स्पेस दिया हुआ होगा, वह स्पेस ऑटोमेटिकली इसके साथ वह एसोसिएट कर लेता। ठीक है ना, लेकिन प्रोग्रामर के पास यही एक तरीका है जिससे कि वह काम कर सकता है। ठीक है, अगर हम इसको थोड़ा सा और अगर आगे अगर कर दें तब हम लोग देखते हैं कि आखिर क्या करेगा। ठीक है ना, ये असल में होता क्या है कि असल में इस लाइन में कुछ ना कुछ स्पेस यहाँ दिया गया होगा इनको, वह स्पेस आपको यहाँ पे मिल जा रहा है। ठीक है, वह स्पेस कैसे हम खत्म करेंगे उसको भी हम लोग आगे आने वाले किसी न किसी ट्यूटोरियल में जरूर देखेंगे। लेकिन वो सब खैर उतना बहुत इम्पोर्टेंट नहीं है, क्योंकि रीजनिंग सीखना है हमको, ये सब प्रिंटिंग व्रिंटिंग का नहीं। लेकिन यह चूंकि एक होता क्या है कि नहीं, एक ज़रूरत का चीज़ है, क्योंकि कई एक बार हमको लाइन को ब्रेक करके लिखना पड़ता है, नहीं तो हो सकता है यूजर को नहीं समझ में आए, और जब नहीं समझ में आएगा तो फिर दिक्कत होगा। ठीक है ना, अब इस तरह से हम लोगों ने कहा कि जो काम हम करेंगे वह यहाँ पे, चलिए इसको हम लोग ठीक कर लेते हैं, नहीं तो फिर दिमाग में यही रहेगा कि ना गलत ही होगा। ही ऐसा नहीं है, मैसेज अगर हम सही अगर हम देंगे तब यह निश्चित रूप से सही प्रिंट करेगा। जैसे आपने कहा num1, हमने कहा num2 और यहाँ पे कर दिया num1। क्यों? क्योंकि हमको मालूम था कि पहला वाला जो हमारा वेरिएबल है यह असल में num1 नहीं है, यह क्या है, यह num2 का वैल्यू आना है। इसीलिए मैसेज में भी num2 हमको लिखना चाहिए, लेकिन अगर आप लिखिएगा तो कंपाइलर कोई कंप्लेन नहीं करेगा, जो आप लिखे होइएगा उसी को यह प्रिंट कर देगा। ठीक है, आइए फिर एक बार और इसको देखते हैं रन करके कि न सही में कुछ ठीक हुआ कि नहीं हुआ। अब देखिए यहाँ पे क्या आ गया, एंड द वैल्यू ऑफ num2 इज 90। 100 क्यों आ रहा है ऐसा, क्या हमको फिर से करना चाहिए था? तो फिर चलिए यहाँ पे हम लोग स्लैशन लगा देते हैं, स्लैशन और
स्लैश एन, 2 बार लाइन चेंज करेगा ताकि हम लोग उसको समझ पाएंगे। हमने अपने ट्यूटोरियल 1 में आपको बताया भी है कि जितना मन करे उतना आप स्लैश एन लगा सकते हैं। देख लीजिए आप, 100 इज द वैल्यू ऑफ num2 एंड द वैल्यू ऑफ num1 इज 90। अब यह लग रहा है कि ना सही काम कर रहा है। असल में सही काम और गलत काम के लिए मैसेज से कोई मतलब नहीं है। बार बार हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि बच्चे हमारे इसमें कंफ्यूज कर जाते हैं कि ना जब अगर हमने यहाँ पे लिख दिया था परसेंटेज द वैल्यू ऑफ num1, तब यह num2 का वैल्यू क्यों दे रहा है? क्योंकि आपके इस num1 से वैल्यू के प्रिंटिंग पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, फर्क पड़ रहा है इस num2। ठीक है, अब आइए आज के ट्यूटोरियल में ही जरा देख लेते हैं कि असल में इस डाटा टाइप का क्या मतलब है। देखिए, यह जो डाटा टाइप है यह इस बात को इंडिकेट कर रहा है कि हम किस तरह का वैल्यू स्टोर करेंगे। हम ऐसे इसमें एक छोटा सा चेंज कर रहे हैं। मान लिए कि हमने कहा कि 90.75, ठीक है। अब यह जो 90.75 है यह इसके अंदर एकोमोडेट नहीं हो पाएगा। कुछ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में यह एक्सेप्टेड ही नहीं है और एरर आता है। सी में क्या होता है अभी हम लोग देखते हैं। हमारा इंटेंशन 2 चीज देखने का होगा कि क्या एरर आया, पहला चीज। अगर एरर नहीं आया तो क्या 90.75 एक्सेप्ट किया सिस्टम ने या फिर नहीं किया। तो आइए देखते हैं कि यह क्या काम कर रहा है। देखिए, एकदम कोई फर्क नहीं पड़ा। अब अगर आपको अगर इस पे अगर थोड़ा सा डाउट हो तो इसके लिए भी हम एक नया प्रोग्राम यहाँ पर लिख दे रहे हैं, ठीक है ना, ताकि आप बिल्कुल ही समझ जाइए कि इस डेटा टाइप के चलते इस बात का डिसीजन हुआ कि भाई आखिर किस तरह का वैल्यू यह स्टोर करेगा। तब यह हमको पता चला कि भाई यहाँ पे वैल्यू जो भी यह स्टोर करेगा इसको हम हटा दे रहे हैं, इसकी कोई ज़रूरत अब है नहीं। यह जो भी वैल्यू स्टोर करेगा उसमें पॉइंट में वैल्यू स्टोर नहीं कर पाएगा, ठीक है ना। इसीलिए हम लोगों ने इसको एक अलग से एक प्रोग्राम लिखा है ताकि कोई डाउट हमको नहीं लगे। हमने अभी तुरंत आपसे कहा भी है कि अगर .c नहीं अगर देंगे तो .cpp होगा और इससे कोई बहुत बड़ा फर्क हमारे प्रोग्राम करने में। देखिए, उस दिन वाले प्रोग्राम में p2.c आ रहा था, लेकिन आज वाले प्रोग्राम में .cpp आ रहा है, मतलब कि यह C++ का फाइल माना जा रहा है। लेकिन चूंकि C++ और C में ऐसा संबंध है कि C++ के कंपाइलर को C के बारे में सारा कहानी पता है। कहीं कहीं जहां अपग्रेडेशन के चलते प्रॉब्लम आता है उसको हम लोग अलग से डिस्कस करेंगे। तो हमने कहा कि यह जो हमारा डाटा टाइप है इंट, बेसिकली यह इस बात को इंडिकेट कर रहा है कि हम किस तरह के वैल्यू के ऊपर काम कर सकते हैं। इसमें फ्रैक्शन पार्ट नहीं लेगा। अगर इस तरह का अगर लेना होगा उसके लिए हमको क्या लिखना चाहिए था इंट के जगह पे, ताकि हमारा मेमोरी स्पेस एलिजिबल हो जाए .75 भी एक्सेप्ट करने के लिए। उस पर हम लोग बाद में आएंगे, अभी कंफ्यूजन में नहीं जाना। पहला चीज हुआ। दूसरा है कि इसका अपना एक रेंज है, उस रेंज के बाहर आप जाकर के वैल्यू नहीं आप डाल सकते। चलिए, हमने कुछ वैल्यू ऐसे ही डाल दिया, काफी बड़ा वैल्यू। देखते हैं कि यह वैल्यू एक्सेप्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा। ठीक है, यह वैल्यू एक्सेप्ट कर रहा है। चलिए एक और 0 हम लोग बढ़ाते हैं। अब देखते हैं कि ना अभी यह क्या कर रहा है। देखिए, यहाँ पे जितना बड़ा आपने वैल्यू यहाँ पे आपने डाला है उसको यह एक्सेप्ट कर रहा है, मतलब कि इसके रेंज में है वह वैल्यू। ठीक है, अब आइए हम लोग 2-3 0 और बढ़ा दिए। अब हम लोग देखते हैं कि यह क्या करेगा, क्योंकि एक समय आएगा जबकि यह एक्सेप्ट नहीं करेगा। देखिए, अब यह एक्सेप्ट नहीं कर रहा है और यह जो वैल्यू आ रहा है आपका माइनस में, बेसिकली इसको गार्बेज वैल्यू बोलते हैं। इसका मतलब हुआ कि बढ़ाते बढ़ाते जब हम उस पॉइंट पे चले गए, जितना बड़ा वैल्यू यह एक्सेप्ट नहीं कर पाता num1, किसके चलते, तो इस इंट के चलते। तो पहला तो खैर हुआ
कि यह किस तरह का वैल्यू लेगा। दूसरा हुआ कि उस यह जो इंट के चलते जो हमारा मेमोरी स्पेस मिलेगा उसका मैक्सिमम रेंज क्या है। उसमें खैर हम लोग जब डाटा टाइप शुरू करेंगे तब हम लोग आएंगे, क्योंकि वहाँ पे अलग अलग तरह के इसके लिए डाटा टाइप के लिए अलग अलग रेंज दिया हुआ है। ठीक है, जब हम लोग वहाँ पे आएंगे तो फिर उसको डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी यहाँ पे दो बात हम लोग समझ गए कि यह जो num1 है फ्रैक्शनल पार्ट नहीं लेगा, और num1 जो इंट का जो रेंज होगा उस रेंज से बाहर के वैल्यू को लिखने के बाद हमको गार्बेज वैल्यू मिलेगा। गार्बेज का मतलब साफ है कि यह जो वैल्यू है इसका कोई सिग्निफिकेंस हमारे लिए नहीं है। सिस्टम के लिए हो सकता है लेकिन हमारे और आपके लिए इसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं है। इसीलिए कैलकुलेशन करते समय हमको इस इंट के रेंज का ध्यान रखना पड़ेगा। रेंज क्या होता है जस्ट इसके बाद वाले ट्यूटोरियल में हम लोग देखेंगे। यह हो गया दो चीज। पहला हो गया कि भाई वह किस तरह का वैल्यू लेगा, दूसरा होगा उसका रेंज क्या होगा, और तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट है वह है कि मेमोरी में इसको कितना जगह मिलेगा। तो अगर आप इंट अगर आप लिखते हैं तो कुछ सिस्टम पे 2 बाइट और कुछ सिस्टम पे 4 बाइट भी मिलता है। उसको खैर जब हम लोग डेटा टाइप पे आएंगे तब कंफ्यूज नहीं होना है कि कहाँ पे 2 बाइट मिलेगा कहाँ पे 4 बाइट मिलेगा, यह हम लोग वहां पे फिर डिस्कस करेंगे। लेकिन अगर 2 बाइट मिलेगा तो निश्चित रूप से रेंज कम होगा, 4 बाइट मिलेगा तब रेंज अधिक होगा। ठीक है, फिर आज के इस ट्यूटोरियल को हम लोग यहीं पे बंद करेंगे और फिर नेक्स्ट डे जब हम लोग आएंगे तब धीरे धीरे प्रोग्रामिंग के डेप्थ को और समझने की कोशिश करेंगे। थैंक यू वेरी मच।